नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। आज पहले आपको पुतिन की वो मिसाइलें दिखाएंगे जो यूक्रेन पर नहीं बल्कि ट्रंप के सपनों पर गिरी हैं। रूस ने यूक्रेन की 13 जगह पर भीषण स्ट्राइक की है। इस युद्ध पर जब ट्रंप ने पुतिन को कॉल किया तो रूसी राष्ट्रपति ने जो कहा उससे ट्रंप को झटका तो लगा होगा। आज ऑपरेशन सिंदूर पर इंडियन आर्मी का एक बयान पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उसके 2 मित्रों को भी बहुत चुभा होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर उप सेना प्रमुख ने कहा है कि बॉर्डर एक था लेकिन दुश्मन 3 थे। भारत ने पाकिस्तान और उसका साथ दे रहे तुर्की और चीन को एक साथ हराया है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी भाषा विवाद पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि भाषा के नाम पर किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मराठी भाषा की तरह दूसरी भाषाओं का भी सम्मान हो। आज सत्ता में एक कुंजी आपको कंगना एक खोज पर दिखाएंगे। ये खोज हिमाचल के उस मंडी में है जहां कुदरत का पहाड़ टूटता रहा और आरोप यह है कि यहां की सांसद हालात सुधरने का इंतजार करती रही। हालांकि इन आरोपों की गेंद कंगना ने कैसे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के पाले में डाली है, आप वो देखिएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने पीएम कमला प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी बताया। उन्हें राम मंदिर का मॉडल और सरयू नदी के जल के साथ महाकुंभ का जल भेंट किया। पीएम मोदी ने यहां रहने वाले भारतीय समुदाय की यात्रा को साहस की मिसाल बताया। बड़ी खबर यह भी है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित ढांचा मानने से इनकार कर दिया और हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने का दावा किया गया है। मॉनसून जिस राज्य पर सबसे भारी पड़ रहा है वो है हिमाचल प्रदेश। यहां से कुछ चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 69 लोगों की मौत हिमाचल में हो चुकी है और 15 दिन में लगभग 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। सत्ता की शुरुआत आज दुनिया में महायुद्ध वाले 2 मोर्चों से करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच लगातार टकराव है जहां किसी भी वक्त युद्ध भड़क सकता है। हम सत्ता में आपको लगातार इस खबर का अपडेट दे रहे हैं। पूरी दुनिया का ध्यान भी ईरान इजराइल के इस टकराव पर है। हर तरफ यही चर्चा है कि पश्चिमी एशिया में नेतन्याहू किसी भी वक्त महायुद्ध का ट्रिगर दबा सकते हैं। दुनिया की नजर बेशक नेतन्याहू पर थी, लेकिन इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की बर्बादी का बटन दबा दिया। रूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया गया। रूस की तरफ से कीव पर 7 घंटे तक लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। खास बात यह है कि ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की बातचीत के 1 घंटे के बाद शुरू हुए। इस बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप को साफ साफ कह दिया कि मकसद पूरा किए बिना युद्ध नहीं रुकेगा। रूस की तरफ से किए गए मिसाइल अटैक का यूक्रेन के पास कोई जवाब नहीं था। रूस की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने यूक्रेन का एयर डिफेंस पूरी तरह से फेल हो गया। इन हमलों के बाद सवाल उठने लगा है कि यूक्रेन अब रूस के सामने कितने दिन और टिक पाएगा, क्योंकि अब यूक्रेन का सुरक्षा कवच बहुत कमजोर हो चुका है। इसके पीछे की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का धोखा। ट्रंप ने अब यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइलों की सप्लाई पर रोक लगा दी है। अब ज़ेलेंस्की रूस का सामना करने के लिए पूरी तरह यूरोपीय देशों की मदद पर निर्भर हैं। जैसे ही ट्रंप ने यूक्रेन की मदद से हाथ खींचा, रूस ने यूक्रेन में बारूद बरसाना शुरू कर दिया। इन हमलों की शुरुआत रात 10 बजे हुई और फिर लगातार 7 घंटे तक यूक्रेन में आग धधकती रही। रूस की तरफ से यूक्रेन के 13 शहरों पर एक साथ स्ट्राइक की गई। एक साथ 500 से ज्यादा ड्रोन के जरिए हमला किया गया, लेकिन रूस का असली निशाना राजधानी कीव पर था। दावा यह किया जा रहा है कि महज 2 घंटे में 155 से ज्यादा हवाई हमले हुए। कीव को निशाना बनाकर 150 ड्रोन और इस्कंदर M मिसाइल लॉन्च की गई। कीव के जुलियानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बड़ा हमला हुआ। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जिससे कीव में दहशत है। हजारों लोग धमाकों से बचने के लिए मेट्रो और बेसमेंट में जमा हो गए। पूरे यूक्रेन में हवाई हमलों का एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए, लेकिन रूसी हमलों से होने वाली तबाही को रोका नहीं जा सका। यूक्रेन में तबाही और बर्बादी के कई वीडियो सामने आए हैं। यूक्रेन के पोल्टावा में रूस का ड्रोन हमला हुआ। रूसी गेरॉन ड्रोन के इस हमले से यूक्रेनी सैन्य ठिकाना तबाह हो गया। रात में विनाश की तस्वीर कीव से भी सामने आई। कीव में रूस के मिसाइल हमले के बाद एक इमारत में भीषण आग लग गई। कीव में हर तरफ आग की लपटें और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था।
रूस के हमले कितने भीषण थे उसे इन तस्वीरों से समझने की आप भी कोशिश कीजिए। ये वीडियो कीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले का है, जहां रूस की तरफ से मिसाइल अटैक हुआ। इन हमलों से कीव के कई इलाकों में अपार्टमेंट, बिल्डिंग, दुकानों, एक स्कूल, एक अस्पताल और रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद पूरे कीव में लोग डरे हुए हैं। लगातार हो रहे धमाकों की आवाज सुनने के बाद लोग अपने घरों से निकलकर मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट की तरफ भागने लगे। रात 10 बजे से लेकर सुबह तक रूसी हमलों की दहशत बनी रही। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि रूस के इन हमलों के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सेफ जोन में भेजा गया है। रूस के इन हमलों के बाद यूक्रेन की तरफ से बदला लेने की कोशिश हुई, लेकिन रूसी डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के ड्रोन हमले नाकाम कर दिए। इस बीच खबर यह है कि पुतिन अब इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए यूक्रेन पर भीषण हमले करने का फाइनल प्लान तैयार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में इस साल 2 लाख से ज्यादा सैनिकों की भर्ती हुई है। ये 14 वर्षों में रूस का सबसे बड़ा भर्ती अभियान है, जिसके तहत महीने में 30 से 45 हजार सैनिकों की भर्ती हो रही है। इन नए जवानों को युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन भेजा जाएगा, क्योंकि पुतिन अब युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। वो यूक्रेन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कब्जा कर ज़ेलेंस्की को सरेंडर करवाना चाहते हैं। यूक्रेन पर रूस के इन हमलों के बीच किसी की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो खुद को सीज फायर चैंपियन समझते हैं। हर सीज फायर का क्रेडिट लेकर नोबेल वाले सपने देखते हैं, लेकिन अपने आप को सीज फायर वाली परीक्षा का टॉपर समझने वाले ट्रंप के पास पुतिन के बारूदी सवालों का कोई जवाब नहीं है। रूस यूक्रेन सीज फायर की परीक्षा में वो फेल हो गए हैं। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप बार बार पुतिन से फोन पर बात कर रहे हैं, उन्हें सीज फायर के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने पुतिन से एक बार फिर फोन पर लंबी बातचीत की। करीब 90 मिनट की इस बातचीत में ट्रंप ने पुतिन से युद्ध रोकने के लिए कहा, लेकिन पुतिन ने साफ साफ कहा कि युद्ध विराम नहीं होगा। ट्रंप ने पुतिन को डिप्लोमेसी से मामला सुलझाकर शांति लाने की सलाह दी, लेकिन पुतिन के तेवर ये बता रहे हैं कि ट्रंप का सीज फायर सॉफ्टवेयर पुतिन का इरादा नहीं बदल सकता है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव से पहले लगातार ये दावा करते थे कि 24 घंटे में रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और रूस यूक्रेन का युद्ध अब भी जारी है। सोचिए, इन 6 महीने में पुतिन और ट्रंप की 6 बार फोन पर बातचीत हुई, लेकिन नतीजा हर बार शून्य ही रहा। दोनों के बीच पहली बार 12 फरवरी को बात हुई थी, जिसके बाद ट्रंप ने पुतिन की तारीफ भी की थी, लेकिन ट्रंप की तारीफ से पुतिन के तेवर नहीं बदले। अब तो ट्रंप खुद कहने लगे हैं कि वो रूस और यूक्रेन के बीच फंस गए हैं। इस बार तो सीज फायर के मुद्दे को लेकर पुतिन ने ट्रंप को साफ साफ शब्दों में समझा दिया है। ट्रंप ने पुतिन से कहा कि यूक्रेन के साथ युद्ध को जल्दी खत्म किया जाए, लेकिन पुतिन ने कह दिया कि युद्ध नहीं रुकेगा जब रूस अपने लक्ष्य हासिल कर लेगा, जिस पर ट्रंप ने उन्हें बातचीत का भरोसा दिया। लेकिन पुतिन ने साफ किया कि युद्ध विराम से पहले ज़ेलेंस्की को नेटो में शामिल होने की जिद छोड़नी होगी। साथ ही पुतिन ने यह भी शर्त रखी कि रूस ने यूक्रेन का जो हिस्सा जीता है उसे यूक्रेन को नहीं लौटाया जाएगा। ट्रंप ने खुद कहा कि वो पुतिन के साथ हुई बातचीत से खुश नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या पुतिन की इन शर्तों के साथ सीज फायर हो पाएगा। और सत्ता में अब बात करते हैं 2 देशों के 2 सुप्रीम लीडर की, जो पिछले कई दिनों से लापता हैं, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिनको लेकर बहस छिड़ी हुई है। कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले आपको इन दोनों लापता सुप्रीम लीडर का संक्षिप्त परिचय करवाते हैं, उसके बाद इनकी लापता मिस्ट्री को कुछ तथ्यों के साथ आपके सामने रखेंगे। पहला नाम है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई। 86 वर्ष के खामेनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, मतलब यहाँ उनका आदेश चलता है। ईरान की सेना पर, ईरान की सत्ता पर खामेनेई का कब्जा है, लेकिन पिछले कई दिनों से खामेनेई की लोकेशन किसी को नहीं पता है। वो सपरिवार अंडरग्राउंड हो चुके हैं। दूसरा नाम है शी जिनपिंग, जो चीन के राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। 72 वर्ष के शी जिनपिंग 20 मई से लापता हैं। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में वो नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जिनपिंग के सामने आने का दावा किया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शी जिनपिंग पीएलए से कई सैन्य अधिकारियों को पिछले दिनों निलंबित और निष्कासित कर चुके हैं। इसके बाद से सेना में भारी विरोध और उथल पुथल है। लेकिन बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की, जिनको लेकर यह कहा जा रहा है कि वो किसी बंकर में छिपे हुए हैं। खामेनेई के साथ उनका पूरा परिवार भी है।
इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। उसके बाद से खामेनेई का ठिकाना गुप्त बंकर है। कहानी यही है कि इजराइल और ईरान में सीज फायर के बावजूद तनाव अभी जारी है। खामेनेई को लेकर चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि मुहर्रम के 8वें दिन भी खामेनेई नजर नहीं आए। हर साल आज के दिन वो तेहरान में लोगों को संबोधित करते हैं, लेकिन आज न तो खामेनेई को कोई संदेश आया। हालांकि खामेनेई के करीबी लोगों का कहना है कि वो सुरक्षित हैं और अपने सलाहकारों की राय पर फैसले ले रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अब तक इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म किया है, परमाणु प्लांट को बर्बाद किया है। अब रिपोर्ट में दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल के टारगेट पर खामेनेई है। आपको बताते हैं आखिर क्यों खामेनेई बंकर में है। इसकी 5 वजह हैं और उन वजहों को आप समझिए। पहली वजह यह है कि खामेनेई को डर है कि बंकर से निकलते ही इजराइल हमला करेगा। मतलब इजराइल के फाइटर जेट और मिसाइल खामेनेई का इंतजार कर रहे हैं। खामेनेई ये मानते हैं कि युद्ध विराम सिर्फ धोखा है। ऐसा कहा जा रहा है कि खामेनेई को बंकर से निकालने के लिए सीज फायर कराया गया ताकि बाहर आते ही उन पर अटैक किया जा सके। एक डर अमेरिका को लेकर भी है, वो ये है कि अमेरिका खामेनेई को टारगेट कर सकता है। चर्चाओं में सिर्फ ईरान का डर नहीं है, बल्कि ईरान का परमाणु बम वाला प्लान भी है। खबर यह है कि ईरान चोरी चोरी परमाणु कार्यक्रम को विस्तार दे रहा है, परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। बताया तो ये भी जा रहा है कि खामेनेई परमाणु बम बनने के बाद ही बंकर से बाहर आएंगे। ईरान में एक और चर्चा ये भी हो रही है कि इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाना चाहता है। खामेनेई को खत्म कर इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाने की प्लान बना रहा है। इन खबरों के बीच इजराइल और ईरान में क्या हो रहा है, आप ये भी समझिए। दावा यह है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर इजराइल एक बार फिर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक इजराइल के टारगेट पर हैं। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने यह चेतावनी दी है। ये कहा गया है कि ईरान ने फिर परमाणु प्रोग्राम शुरू किया तो इजराइल हमला करेगा। वहीं दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि ये कहा है कि अब परमाणु प्रोग्राम पर अमेरिका से कोई बात नहीं होगी। सारे घटनाक्रम पर आप अगर गौर करें तो यही समझ में आएगा कि ईरान वही कह रहा है जो खामेनेई की भाषा है। मतलब खामेनेई बंकर से बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वीडियो के जरिए विशेष संदेश दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ईरान झुकने वाला नहीं है। खामेनेई की चर्चा सिर्फ ईरान में ही नहीं हो रही है, भारत में भी खामेनेई और ईरान को लेकर कई पूर्व टॉप कमांडर ट्रेंड कर रहे हैं। इसका सबूत आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आज श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 8वें मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से शिया समुदाय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। जुलूस में ईरानी नेताओं की तस्वीरों को विशेष जगह दी गई। बैनर और पोस्टर के जरिए इन नेताओं का समर्थन किया गया। इस दौरान ईरान और फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। इसके अलावा कुछ लोगों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे भी लगाए। आप देख सकते हैं कैसे बड़ी संख्या में लोग इस जुलूस में शामिल हुए। शिया समुदाय से जुड़े लोगों के हाथों में रूहुल्लाह खोमैनी, कासिम सुलेमानी, अयातुल्लाह अली खामेनेई, इस्माइल हानिया, हसन नसरल्लाह की तस्वीरें थी। बैनर और पोस्टर थे। श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में ईरान, फिलिस्तीन के झंडे भी देखे गए। हम तस्वीरें उठाते हैं, चाहे ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई की हो या शुहदा की हो, ये हमारे लिए बाइस एहतराम है। ये हमारे ईमान और हमारे इस्लाम का जुज़्व है। आयतुल्लाह खामनेई हमारे सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं, बल्कि वो हमारे मजहबी रहनुमा हैं। उनके एक इशारे पर लोग अपनी जान निसार कर सकते हैं। आयतुल्लाह खामनेई साहब से जैसी शख्सियत के जो तस्वीर है, वो सिर्फ एहतराम की वजह से और उनकी क़यादत पर एतमाद की वजह से उठाया जा रहा है। उनको निकालना, उनको उतारना, ये बद इंतज़ामी है, ये काबिल कबूल भी नहीं है। इसलिए हम इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो खिलाफ कानून है, जो यहाँ के कानून के खिलाफ है, तो उसको हम खुद निपटेंगे। हमारे इन जो मुक़द्दसात हैं, इनके साथ बेएहतरामी न की जाए, क्योंकि खामनेई साहब जो है हमारे लिए बहुत ही मोहतरम शख्सियत है और उनकी तौहीन किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
आपको ये भी बता दें कि 1990 के दशक में कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के कारण 8वें मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन 2023 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस प्रतिबंध को हटा दिया। 2023 से अब हर साल ये जुलूस श्रीनगर के गुरु बाजार से शुरू होकर पारंपरिक मार्ग से होता हुआ जहांगीर चौक, बादशाह चौक, मौलाना आजाद रोड होते हुए डल गेट पहुंचता है। डल गेट में इस जुलूस का समापन होता है। सत्ता में अब बात फुल टाइम फिल्म अभिनेत्री से पार्ट टाइम सांसद बनी कंगना रनौत की, जिनके संसदीय क्षेत्र मंडी में बादल फटने, भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई लोगों की जान चली गई है। कई परिवार बेघर हो चुके हैं, उनके पास खाने पीने के सामान की कमी है। लेकिन यहाँ की माननीय सांसद कंगना रनौत इस बात का इंतजार कर रही हैं कि मौसम ठीक हो जाए, थोड़ी धूप निकल आए, सड़कें चमचमाने लगें, लोगों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, तो वो पीड़ितों से मिलने पहुंचेंगी। दरअसल सोमवार को हिमाचल प्रदेश में 17 जगह बादल फटे थे, जिसमें अकेले मंडी में 15 जगह पर तबाही आई थी। सीएम सुखविंदर सुक्खू से लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर तक राहत के कामों की जानकारी ले रहे थे। ऐसे में लोगों को ये उम्मीद थी कि उनकी सांसद कंगना रनौत भी इस मुसीबत में उनके साथ होंगी। 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब कंगना लोगों के पास नहीं पहुंची, तो पत्रकारों ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर से सवाल किया, स्थानीय सांसद कंगना रनौत कहाँ हैं? इस पर जयराम ठाकुर ने कहा, हम मंडी के लोगों के साथ जीने मरने के लिए यहाँ हैं। जिनको इसकी चिंता नहीं है, उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। जब पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं और खुद बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कंगना की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए, तो आज उनकी सफाई आई और मंडी ना जाने का जिम्मेदार भी जयराम ठाकुर को ही ठहरा दिया। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा, हिमाचल प्रदेश में हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही को देखना बहुत दुखद है। सराज और मंडी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाने की कोशिश की, लेकिन नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने इंतजार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब तक कनेक्टिविटी और पहुंच ठीक नहीं हो जाती, तब तक इंतजार करना बेहतर है। अब जब कंगना ने यह दावा किया है कि वो तो मंडी जाना चाहती थी, लेकिन पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने उन्हें मना किया था, तो कांग्रेस कह रही है कि पहले आपस में बात कर लें। सीएम सुक्खू ने कटाक्ष के लहजे में कहा कि वो सबसे पहले जयराम ठाकुर से ही बात करें, जो काफी गुस्से में हैं। सर, इस त्रासदी का आज तीसरा दिन है। मंडी की सांसद कंगना रनौत का एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी त्रासदी, संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया। शायद मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं तो ये कहूँगा कि कंगना रनौत जी जल्दी जयराम जी से बात करिए, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है और सच्चाई बता रहे हैं। इस समय राजनीति का समय नहीं है। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी सत्ता में रहे हैं और सत्ता में रह के इस समय सिर्फ सेवा करने का समय है। वैसे जिन जयराम ठाकुर को कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से फंसा दिया है, ये वही जयराम ठाकुर हैं जिन्होंने न सिर्फ कंगना की चुनावी राजनीति में एंट्री में मदद की, बल्कि उससे पहले भी जब मुंबई में कंगना के घर पर बुलडोजर चला था, तो उनके समर्थन में आए थे। ये कहा था कि हिमाचल की बेटी के साथ अन्याय हो रहा है। 2024 में जब विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि कंगना रनौत जयराम ठाकुर द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म है जो मंडी के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होगी, इसका दोनों ने मिलकर जवाब दिया था। लेकिन कंगना मूल रूप से अदाकारा हैं, उनकी भूमिकाएं और एक्टिंग बदलती रहती है और अब इन दोनों के बीच दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से जवाब दे रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कंगना के कारण बीजेपी को राजनीतिक परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। पहले भी कंगना अपने बयानों से बीजेपी की मुसीबतों को रिचार्ज कराती रही है, जिस पर बीजेपी को कई बार सफाई देनी पड़ी है। इससे पहले 15 मई को कंगना ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। 29 अगस्त 2024 को कंगना ने कहा था कि देश में जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। बीजेपी को सफाई देनी पड़ी। अब केंद्र सरकार जातीय जनगणना करा रही है। 25 अगस्त 2024 को कंगना ने कहा, किसान आंदोलन में रेप हुए, भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की योजना थी। नवंबर 2021 में पीएम मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, तो कंगना ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा था।
नवंबर 2021 में कंगना ने कहा कि किसान आंदोलन के जरिए देश को विभाजित करने की साजिश हो रही है, इसमें खालिस्तानी शामिल है। फरवरी 2021 में कंगना ने किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली रिहाना को मूर्ख और किसान आंदोलन को आतंकवाद कहा था। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे कंगना राजनीति में बिना सोचे समझे बोलकर पार्टी को मुसीबत में डालने के लिए आई हैं। और संकट तो यह है कि कई बार वो अपनी बात पर खुद माफी मांगती हैं और कई बार पार्टी को माफी मांगनी पड़ती है। अगर उनके बयान और सफाई की पूरी सीरीज दिखाई जाए तो सत्ता के कई एपिसोड उसके लिए कम पड़ जाएंगे। इसीलिए कंगना के एपिसोड को छोटा सा विराम देते हैं और अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। सत्ता में हमारी खबर अब उन सभी न्यूज मित्रों के लिए है जो सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया पर अपने अंगूठे से कई किलोमीटर तक वॉक कर आते हैं, रील्स और पोस्ट स्क्रॉल करते हैं और उस पर कमेंट भी करते हैं। कहने को तो ये कलयुग है, लेकिन आज के दौर को सोशल मीडिया का युग भी कहा जा सकता है, क्योंकि अभी हर हाथ में मोबाइल है, डेटा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट भी मौजूद हैं और मुमकिन है आपका भी होगा। लेकिन क्या आप भी हर मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय रखते हैं या पोस्ट करते हैं? क्या सोशल मीडिया पोस्ट पर आपकी उंगलियां भी धर्म देखकर सुविधा अनुसार कमेंट करती हैं? क्या आप भी धर्म देखकर किसी पोस्ट को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करते हैं? और एक जरूरी सवाल ये भी, क्या सोशल मीडिया पर आपकी टिप्पणी समुदाय विशेष पर टारगेट होती है? और इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो सोशल मीडिया के सारे बयान बहादुर थोड़ा संभल कर रहें, क्योंकि अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उससे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे और सोच में भी पड़ जाएंगे कि कब ये सोशल मीडिया आपके लिए नई मुश्किल बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या आप यकीन करेंगे, सोशल मीडिया की वजह से किसी शख्स की 22 लाख रुपए की नौकरी छिन गई। सोशल मीडिया पर एक धार्मिक टिप्पणी करना उसे इस कदर भारी पड़ा कि 22 लाख रुपए सालाना की नौकरी का ऑफर लेटर उसके हाथ में आते आते रह गया। आज ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित है और इस पर जो विमर्श हो रहा है उसमें बहुत चिंगारियां हैं। इसीलिए सबसे पहले पूरा मामला समझिए। एक भारतीय स्टार्टअप फाउंडर ने एक कैंडिडेट से नौकरी का प्रस्ताव वापस ले लिया और यह फैसला लिया गया सोशल मीडिया पर उस कैंडिडेट के एक पोस्ट को देखने के बाद। जॉबी नाम की कंपनी से उस उम्मीदवार को 22 लाख रुपए सालाना का ऑफर मिला था, लेकिन सोशल मीडिया पर इस कैंडिडेट की टिप्पणी देखते ही उसका ऑफर रद्द कर दिया गया, क्योंकि दावा है कि इस शख्स ने सोशल मीडिया पर एक विवादित धार्मिक पोस्ट किया था, जिसे जॉबी के फाउंडर मोहम्मद अहमद भाटी ने आपत्तिजनक माना और अपना फैसला बदल दिया। कंपनी की ओर से उस कैंडिडेट को यह बताया गया कि उसके पोस्ट कंपनी के मूल्यों और संस्कृति के अनुरूप नहीं है और कंपनी के लिए हुनर से ज्यादा इंसानियत और इज्जत मायने रखती है। जिस उम्मीदवार का 22 लाख का सालाना ऑफर कंपनी की ओर से रद्द किया गया, उसकी जानकारी खुद कंपनी के फाउंडर मोहम्मद अहमद भाटी की ओर से ही दी गई, जिन्होंने ये बताया कि कैसे इस कैंडिडेट को 450 इंटरव्यू में किसी उम्मीदवार का चयन ना होने के बाद चुना गया था। ये कैंडिडेट बाकी लोगों से किस तरह अलग था और उसने जिस तरह से कंपनी के अधिकारियों को प्रभावित किया, उसे कंपनी ने अपने बजट से बाहर जाकर जॉब ऑफर की। लेकिन जैसे ही इस उम्मीदवार का बैकग्राउंड चेक किया गया, बात बिगड़ गई और हाथ से 22 लाख रुपए की नौकरी भी फिसल गई। इसके बाद कंपनी ने इस कैंडिडेट को रिजेक्शन के बारे में जानकारी देने के लिए जो मेल भेजा, वो कुछ इस तरह था। कंपनी की ओर से लिखा गया कि नौकरी के प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने से पहले एक नियमित बैकग्राउंड चेक किया गया, जिसमें कुछ सार्वजनिक पोस्ट मिली। इनमें कैंडिडेट की ऐसी टिप्पणियां थीं जो कुछ समुदायों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं। कंपनी ने आगे लिखा, जॉबी में सब स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की इज्जत करते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि आज़ादी जिम्मेदारी के साथ आती है। उनकी टीम में विविधता है, फाउंडर मुस्लिम है, सह संस्थापक ईसाई हैं, निवेशक और सलाहकार जैन हैं और टीम के बाकी सभी सदस्य हिंदू हैं, जो इस तरह के तत्वों से दूर रहते हुए वर्क कल्चर बनाए रखने के प्रति गंभीर हैं। इसीलिए फैसला किया गया है कि आपको ऑफर लेटर ना भेजा जाए। इसीलिए ये खबर हम सबके लिए एक सबक है। सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले शब्दों का चयन और वजन दोनों जांच लें और ये स्कैन कर लें कि शब्द किसी के लिए शब्द बाण न बन जाए जो भावनाओं को छलनी कर दें, क्योंकि हो सकता है कि उसके साइड इफेक्ट आपको तुरंत नहीं बल्कि कुछ वक्त के बाद नजर आए। वैसे अब इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर जो विमर्श चल रहा है उसका तापमान बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम आपको उन लोगों का पक्ष भी दिखाते हैं जो जॉबी के फाउंडर के फैसले का समर्थन कर रहे हैं और वो लोग भी जो इससे नाराज हैं।
फैसले के समर्थकों का तर्क है कि किसी उम्मीदवार की सिर्फ स्किल नहीं बल्कि एथिक्स भी देखने जरूरी है, जबकि विरोधियों का कहना है कि इस तरह के फैसले कैंसल कल्चर को बढ़ावा देने का काम करते हैं। समर्थन करने वाले कह रहे हैं कि ये फैसला अनुशासन का प्रतीक है, जबकि विरोधी इसे विचारों पर सेंसरशिप बता रहे हैं। जो फैसले के समर्थक हैं उनका ये कहना है कि कंपनी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी एकदम सही है, लेकिन विरोधियों का तर्क ये है कि एक पोस्ट या कमेंट के आधार पर किसी की नौकरी छीनना गलत है। ऑफर लेटर रद्द करने को सही बता रहे लोग ये कह रहे हैं कि समय रहते रिजेक्ट करना सही कदम है, वरना इसका नुकसान कंपनी को आगे होता। जबकि इस फैसले का विरोध करने वालों का तर्क ये है कि एक गलत लीडर क्या करता है ये उसका प्रमाण है। हालांकि किसके तर्कों का वजन ज्यादा है और आप किन से सहमत हैं, ये हम आप न्यूज मित्रों पर ही छोड़ते हैं। अब बिहार की चुनावी राजनीति की बात करते हैं, जहां चुनाव में तो अभी करीब 4 से 5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक दल अति सक्रिय है। हर किसी राजनीतिक दल की कोशिश ये है कि वो एक ऐसे गठबंधन का हिस्सा बने जिसके जीतने की संभावना ज्यादा हो। ऐसी ही एक कोशिश असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की तरफ से भी की जा रही है। ओवैसी की पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राष्ट्रीय जनता दल को चुनावी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है और ये रिक्वेस्ट डायरेक्ट RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव को भी भेजी गई है। AIMIM के बिहार चीफ ने एक पत्र लिखा है और लालू यादव से अपील की है कि AIMIM को महागठबंधन में शामिल करें। इस पत्र में यह कहा गया है कि चुनावों के दौरान सेक्युलर वोटों का बिखराव न हो। सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए सेक्युलर वोटों का एकजुट होना जरूरी है। इस चिट्ठी से पहले असदुद्दीन ओवैसी खुद भी गठबंधन का संकेत दे चुके हैं, लेकिन RJD की तरफ से अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट को होल्ड पर रखा गया है, कोई फैसला नहीं लिया गया है। देखेंगे क्या होता, वो तैयार होते नहीं होते नहीं मालूम। राजद वाले क्या होता देखेंगे, नहीं है तो हम चुनाव लड़ेंगे भाई, दबा के लड़ेंगे। ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है नहीं होता है ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करेंगे। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भाजपा को साथ कभी नहीं दे रहे थे। भाजपा पर तोहमत लगती थी, एनडीए गठबंधन पर तोहमत लगती थी कि अरे इस ओवैसी साहब हैं ना, वो तो उसको भाजपा को मदद कर रहे हैं। लेकिन अब जब लालू जी के साथ या राजद के साथ या एनडी के साथ वो हाथ बढ़ाए हैं तो स्पष्ट हो गया कि वो क्या करना चाहते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि कोई भी फैसला होगा तो जो इंडिया गठबंधन है वो सामूहिक रूप से फैसला लेगा, कोई एक व्यक्ति या कोई एक पार्टी इसका फैसला नहीं लेगी। जब चुनाव आता है, चुनावी चौपाल जैसी सजती है वैसे ही कुछ जो है वो भूले बिसरे जो है लोग जो है वो अपनी दुकानें सजा लेते हैं और उस दुकानों में जो है वो किसी साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेट्स वेट। जब 30% में जितना नूरा कुश्ती करना है, 70% हमारे पास। वैसे बिहार की राजनीति में ये चिट्ठी एक निर्णायक मोड़ बन सकती है, खासकर तब जब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़कर AIMIM को 5 सीटें मिली थी और कई सीटों पर AIMIM RJD की हार का कारण भी बनी थी। महागठबंधन के वोटों का बंटवारा न हो, इस लिहाज से AIMIM का ऑफर RJD के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि महागठबंधन में पहले से 6 दल हैं। हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी इसमें शामिल होने वाली है। ऐसे में लालू यादव AIMIM की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पाएंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। वैसे इन सब के बीच बिहार में वोटरों के री-वेरिफिकेशन का काम जारी है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद बूथ लेवल ऑफिसर 26 जुलाई तक वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के बाद बड़ी संख्या में बिहार में मतदाता कम हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग का क्या काम है, मतदान बढ़ाना या कम करना?
चुनाव आयोग तमाम ऐसे उपाय करता है जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट बढ़े। वोटर्स की सुविधा के लिए अभियान चलाया जाता है। वोट ज्यादा पड़े इसके लिए जागरूकता अभियान शुरू किया जाता है। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। चुनाव आयोग ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे वोटरों की परेशानी बढ़ी है और वोटरों की संख्या कम हो सकती है। बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण का काम तो चल रहा है। सबकी अपने अपने परेशानियां हैं। कुछ को जो गणना प्रपत्र है वो अपना नहीं मिल रहा है, कुछ के पास कागजात नहीं हैं। लेकिन जो कागजात पहुंचे हुए हैं, जो बीएलओज लेकर पहुंचे हैं, उनमें कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं। अब ये देखिए, ये मूछ वाली लक्ष्मी देवी को जरा देखिए। मूछ वाली लक्ष्मी देवी मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए ये बच्चे यहाँ पर हंस भी रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी नाम है और तस्वीर है किसी पुरुष का। अब इसमें से कैसे ये ढूंढेंगे? अब देखिए यहाँ पर बीएलओ भी हैं, ये कैसे होगा ये मूछ वाली लक्ष्मी देवी? सर छापने में तो गलती वहाँ ना किए होंगे, हम लोग तो यहाँ से सही भर के दिए। जो वहाँ ऑपरेटर लोग बैठते हैं वही लोग गलती करते हैं। ये भानुमति का पिटारा है और इसी भानुमति के पिटारे से आपको अपना, जिसमें ये तस्वीर लगी हुई है और आपका नाम दर्ज है, बाकी आपको फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन ये तस्वीर है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है। यहाँ पर अपना नवीनतम तस्वीर आपको लगानी है और ये आपको इस पिटारे से ढूंढ कर ले जाना है। सब कुछ दुरुस्त है कागजात? नहीं, जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं है मेरे पास, तो कहाँ से उसमें लगाएंगे? तब कैसे होगा? तब तो नहीं हो, तो नहीं हो। सरकार का ही घाटा है, वोट नहीं मिलेगा सरकार को। सत्ता में अब बात करते हैं भारत के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह के उस बयान की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। नई दिल्ली में फिक्की की ओर से आयोजित कार्यक्रम न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन और तुर्की को भी हराया था। मतलब 3 देशों को भारत ने हराया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे चीन और तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की थी। Few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there.